नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरीजा Study.9 पे। आज हम पूर्व मध्यकालीन समाज इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अर्ली मिडिवल सोसाइटी के बारे में समझेंगे। MA हिस्ट्री फर्स्ट सेम CBL यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये स्पेशल लेक्चर रहेगा। इसमें हम समझेंगे पूर्व मध्यकालीन समाज में क्या कुछ परिवर्तन हुए और पूर्व मध्यकालीन जो समाज था यानी अर्ली मिडिवल जो सोसाइटी थी वो किस प्रकार की थी, उनमें क्या कुछ चलता था या किस प्रकार से वो आधारित थी। शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल में हुए सामाजिक परिवर्तनों को आर्थिक परिवर्तनों के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है। एक बात टॉपिक शुरू करने से पहले ही बता देते हैं कि ये पूर्व मध्यकालीन समाज यानी जब मध्यकाल की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है, मध्यकाल की शुरुआत होने से पहले के काल के बारे में ये पूछ रहे हैं। अर्ली मिडिवल सोसाइटी यानी जब मध्यकाल शुरुआत के दौर में था, ठीक है, शुरुआत नहीं हुआ था लेकिन शुरुआत के दौर में था, ठीक है, यानी मध्यकाल के शुरू होने से पहले, जस्ट पहले, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन समाज, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। और इसमें क्या है, पूर्व मध्यकाल में हुए सामाजिक परिवर्तनों को आर्थिक परिवर्तनों के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है। इस काल की मुख्य आर्थिक विशेषताएं, व्यापक स्तर पर भूमि अनुदान। इस समय कौन कौन सी मान ले बातें प्रचलित थी, देखिए आर्थिक विशेषताएं क्या थी इस समय की, अर्थ से जुड़ी हुई यानी पैसों से जुड़ी हुई, भूमि अनुदान, भूमि दान में देना, व्यापार का ह्रास, इस समय व्यापार ज़्यादा नहीं था, व्यापार का ह्रास मतलब व्यापारिकता इसमें इस समय कम थी, वाणिज्य और नगरीय जीवन, धन की कमी, कृषि का प्रसार और समाज का बढ़ता कृषि चरित्र। इस समय कृषि का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा था और जो कृषि चरित्र था वो इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तथा उत्पादन और उपयोग की अपेक्षाकृत बंद स्थानीय इकाइयों का उभार था। इस आधार पर एक ऐसा समाज का ढांचा विकसित हुआ जिसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कुलीन जमींदार, शासक, बिचौलिए और बहुसंख्यक किसान था। भूमि संपत्ति और सत्ता के असमान वितरण के कारण ऐसे नए सामाजिक ग्रुप तथा वर्ग उत्पन्न हुए जो प्राचीन भारतीय समाज के परंपरागत वर्ण विभाजन की सीमाओं को उलांघ गए, ठीक है, यानी शुरुआत में ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था स्टार्टिंग दौर में होती है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत होती है पुरुष सूक्त के आधार पर, उस समय होता है कि जो चार वर्ण हैं वो अपने काम के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर बटे हुए थे। यानी वैश्य जो व्यापारी वर्ग था, अगर उनमें गुण न होता या फिर गुण होता उनमें युद्ध करने का तो वो क्षत्रिय वर्ण में जा सकते थे। वो तब क्या था, वो था काम के आधार पर। लेकिन इस समय जो वर्ण व्यवस्था के नियम थे वो अलग हो गए और चार ही वर्ण थे टोटल, लेकिन चार वर्ण इस समय इतने ज़्यादा उछाल मार गए कि अनेक ग्रुप बन गए, ठीक है, जैसे कि मान लो क्षत्रिय, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस समय पूर्व मध्यकालीन समाज में ऐसे ऐसे ग्रुप बनकर आए, ठीक है, जातियों के भी और सामाजिक ग्रुप बने ऐसे ऐसे जो क्या है वर्ण विभाजन की जो सीमाएं थी उनको उलांघ गए। इस सामाजिक संरचना से दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नई नई जातियों की उत्पत्ति एवं समृद्धि, जाति संबंधों में कठोरता आना, ठीक है, नई जातियों का उत्पन्न हुआ। जो जातीय संबंध थे आपसी में यानी छुआछूत की जो भावना थी पहले, और जाति जो संबंध थे आपस में लोगों के वो कठोर हो गए, तथा आसपास के कबीलों के द्वारा ब्राह्मणिक संस्कृति को अपनाना। भूमि अनुदान के फलस्वरूप कबीलाई क्षेत्रों में ब्राह्मणों की गतिविधियों का हस्तक्षेप साधारण परिणाम था। यानी इस समय ब्राह्मणों के जो हस्तक्षेप थे लोगों के कार्यों में, कबीलाई जीवन में, वो आम हो चुके थे। इसी कारण से दूर दराज के इलाकों में स्थानीय शाही परिवारों का जन्म हुआ और इस स्थानीय शासक परिवारों के द्वारा भू अनुदानों तथा शाही दरबारों और अन्य कार्यालयों में ब्राह्मणों को काम देकर ब्राह्मणों को पोषित किया
जिसका परिणाम इन कबीलाई क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों में भी सामाजिक विभेद पर आधारित एक जटिल समाज का जन्म हुआ। यानी जो शाही परिवार थे उन्होंने ब्राह्मणों का पेट भरने के लिए नौकरियां दी उनको, किनमें, कार्यालयों में, ठीक है, शाही जो कामकाज थे उनमें उनको नौकरियां दे दी या उनको लगा दिया, जिस कारण जो कबीलाई क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी थे उनमें सामाजिक विभेद पर आधारित एक जटिल समाज का जन्म हुआ। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन सामाजिक ढांचे में हुए ये परिवर्तन समकालीन परिवर्तित आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप थे और उसे संपोषित कर रहे थे। अब देखिए वर्ण व्यवस्था। परंपरागत वर्ण व्यवस्था अर्थात चतुवर्ण व्यवस्था के आधार पर ही पूर्व मध्यकालीन समाज बटा हुआ था, जिसकी संपुष्टि समकालीन साहित्य तथा अभिलेखों से हो जाती है। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य माना जाता था। उड़ीसा के राजा क्षमाकर देव की वर्णाश्रम परमोपासक उपाधि से विभूषित था। पाल अभिलेखों में धर्मपाल एवं विग्रहपाल भी जाति व्यवस्था के संरक्षक के रूप में वर्णित है। यहाँ तक कि पाटन नरेश यद्यपि बौद्ध थे फिर भी उन्हें वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने वाले शासक कहा गया है। जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी? चतुवर्ण व्यवस्था, यानी 4 ही वर्ण इस समय मौजूद थे। और इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? धर्मपाल एवं विग्रहपाल की जो अभिलेख हैं, पाल अभिलेख जो हैं, उनमें इनकी जानकारी भी मिलती है। अब देखिए समाज चतुवर्ण यानी 4 वर्ण थे, उनमें 4 वर्णों में कौन कौन? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय। ठीक है, ये आपको पता है कि ब्राह्मणों का काम क्या था, क्षत्रियों का काम क्या था, और वैश्यों का काम क्या था, और शूद्रों का काम क्या था। विभिन्न जातियां तथा उपजातियों का प्रस्फुटन। इस समय क्या हुआ? विभिन्न जातियों तथा उपजातियों का प्रस्फुटन, यानी नई नई जातियां सामने आई। देखिए नई नई जातियों तथा उपजातियों का उदय एवं प्रसार पूर्व मध्यकाल की एक खास विशेषता रही है। वर्तमान समाज में जिन जातियों या उपजातियों का अस्तित्व है, लगभग उन सब का उदय इस काल में हो चुका था और सब उपजातियां अब पूर्णतः व्यवस्थित हो चुकी थी। इन जातियों तथा उपजातियों के प्रस्फुटन के कारण थे, जैसे इस काल में भारत छोटे छोटे अनेक राज्यों में बटा हुआ था और इन छोटे छोटे राज्यों में विभाजित जन समुदाय भी एक जाति तथा वर्ण के होते हुए भी राज्य के आधार पर विभाजित हो चुकी थी। अतः अपनी भूमिगत अथवा राज्यगत भेद तथा पहचान बनाए रखने के लिए गोत्र, स्थान एवं उपजातियों का निर्माण किया। जैसे ब्राह्मण वर्ण का 5 प्रवर में विभक्त होने का मूल कारण स्थानगत भेदभाव और भूमिगत सीमाएं थी। ये 5 गौड़ ब्राह्मण क्षेत्रों की उपज थे। ब्राह्मणों में भी आजकल मान लो जो माने जाते हैं कि ये सारस्वत हैं, ये गौड़ हैं, इस प्रकार के क्या है जो 5 ब्राह्मणों के प्रवर में विभक्त हुआ, वो कौन कौन से हैं? कान्यकुब्ज, कन्नौजवासी, सरयूपारी, सरयू नदी के तट पर बसने वाले ब्राह्मण, सारस्वत, सरस्वती तट परवासी, गौड़ देशवासी, साकद्वीपवासी। ठीक है, इस प्रकार ब्राह्मणों में खुद में बंटवारा हो गया। किसमें? जो ब्राह्मण वर्ण था उसमें स्वयं ही बंटवारा हो गया। तो इसका मतलब जो अन्य जातियां थी या अन्य जो वर्ण थे उनमें भी अनेक प्रकार की जातियां सामने आई। इसीलिए इसको नई जातियों के प्रस्फुटन का काल माना जाता है। ठीक है, इन 5 में भी ऊंच नीच का भेदभाव था। ये केवल अपने ही प्रवर अर्थात कन्याकुब्ज ब्राह्मण कन्याकुब्जों में विवाह कर सकता था। उत्तरी भारत की भांति दक्षिणी भारत में भी राज्यों की सीमाओं के आधार पर मालवी, तेलुगु, कोंकणी आदि उपजातियां प्रस्फुटित हो चुकी थी। ठीक है, शिक्षा के आधार पर देवपाल के मानधाता ताम्रपत्र में पांड्य, पाठक, शुल्क, उपाध्याय, अग्निहोत्री एवं चतुर्वेदी का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त वेदी एक वेद का ज्ञाता, द्विवेदी 2 वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी या मिश्रा 2 विचारधाराओं का अध्ययन करने वाला, ओझा बीमारियों का इलाज करने वाला, व्यासु और त्रिपाठी प्रशस्ति लेखन वाला आदि अनेक उपजातियों का विवरण मिलता है। आजकल भी मिश्रा जो ब्राह्मण है यूपी की साइड में, ठीक है, इस प्रकार मिलते हैं। मिश्रा, सारस्वत, भारद्वाज, ये जो उपजातियां हैं ब्राह्मणों में, ये इस समय आई थी। व्यवसाय पर आधारित भी उपजातियां बनी और
अस्पृश्यता, इस समय जो छुआछूत की भावना थी वो भी चरम सीमा पर मानी गई है। ठीक है, दास प्रथा इस समय थी। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में दास प्रथा में वृद्धि हुई और केवल राजा सामंत और गृहस्थ के यहाँ ही नहीं वरन अब बौद्ध मठों, वैष्णव, शैव, शाक्त मंदिरों में भी दास रहते थे। ठीक है, दास प्रथा इस समय क्या हुई और भी ज्यादा बढ़ गई थी। स्त्रियों की स्थिति, इस काल के दौरान स्त्रियों की स्थिति में क्रमशः पतन देखने को मिलता है। यद्यपि स्त्रियों की गिरती हुई स्थिति के कारण थे, परंतु इसका मुख्य कारण संभवतः बाल विवाह रहा है। इस काल की सम्मतियों के अनुसार स्त्री का विवाह 8 से 10 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए। आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष की लड़कियों को गौरी कहा जाता था और 10 वर्ष की लड़की को कन्या। अधिक से अधिक कन्या अवस्था में लड़के का विवाह हो जाना चाहिए। यानी लड़कियों की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति इस समय क्या थी, गिर चुकी थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उसमें ऋग वैदिक काल में यह माना जाता था कि लड़कियां जो थी या औरतें जो थी वो यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती थी। ठीक है, उन्हें पढ़ने का भी अधिकार था और उस समय ऋग वैदिक काल में जो लड़कियां थी उनको पढ़ने, लिखने और यज्ञ कार्यों में भाग लेने का भी अधिकार था। हालांकि वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों तक जा सकती थी। लेकिन इस समय स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ, गिरावट आई और सती प्रथा का सर्वाधिक चलन भी इसी युग में हुआ था। ठीक है, कन्या बाल हत्या, राजपूत युग में कन्या का जन्म बहुत ही अशुभ माना जाता था। कुछ कन्याएं तो पैदा होते ही मार ही डाली जाती थी। कन्या जन्म को अशुभ इस कारण माना जाता था कि नारी जीवन बहुत ही कठिन समझा जाता था। नारी को जीवन पाने के क्षण से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक विदेशी आक्रांताओं के हाथ में पड़ने का भय बना रहता था। अतः स्त्रियों का जीवन कुंठित होकर रह गया था। इसी कुंठा के फलस्वरूप कन्या जन्म दुख का कारण माना जाता था। यानी कन्या के जन्म को भी इस समय क्या माना जाता था, बहुत दुखदायी माना जाता था। और इसी से आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों का जो जीवन था वो बहुत कठोर था इस समय। ठीक है, एक बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मध्यकाल की शुरुआत है वो हुई थी 712 ईस्वी सन से, जिस समय सबसे पहला तुर्क आक्रमण, सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, यहाँ से लगभग शुरू हो जाता है क्या, मध्यकाल। लेकिन अच्छे से मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से होती है, जिस समय महमूद गजनवी के आक्रमण होते हैं। ठीक है, और हम इससे पहले के बारे में पढ़ रहे हैं जिस समय हर्षवर्धन का शासन था, उसके आसपास के समय की ये बातें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इस समय देवदासी प्रथा भी थी। देवदासी प्रथा यानी राजपूत युगीन दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का बहुत चलन था। ये कन्याएं मंदिरों में रहती थी और देवताओं के सम्मुख गायन, वादन एवं नर्तन प्रस्तुत किया करती थी। कुछ देवदासियां थोड़े दिन नर्तकी का जीवन जीकर फिर गृहस्थ बसा लेती थी। मुस्लिम यात्रियों ने देवदासियों में व्याप्त व्यभिचार का भी संकेत दिया है। मुस्लिम यात्रियों के विवरण एक पक्षीय प्रतीत होते हैं क्योंकि तदयुगीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि तमिल समाज में देवदासियों का स्थान उत्कृष्ट एवं आदरणीय था। वे व्यभिचारिणी नहीं होती थी। मुस्लिम यात्रियों ने संभवतः अपनी धर्मांधता के फलस्वरूप हिंदू प्रथा को कलंकित करने का प्रयास किया। विवाह के बारे में हमने पढ़ लिया कि 8 वर्ष की कन्या का क्या हो जाता था, विवाह हो जाता था। और 10 वर्ष की कन्या को क्या माना जाता था, कन्या। और 8 वर्ष की कन्या को क्या माना जाता था, गौरी। ठीक है, 8 वर्ष की लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष की लड़की को कन्या माना जाता था। भोजन, वस्त्राभूषण, आवास, मनोरंजन के साधन, व्यक्तिक चरित्र, शिक्षा। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, यानी गुप्त वंश। इस समय के जो गुप्त वंश है यह किस में आता है, पूर्व मध्यकालीन समय में आता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय हुई थी। वल्लभी शिक्षा केंद्र था। आदित्यपुरी विश्वविद्यालय, नदिया या नवद्वीप शिक्षा केंद्र, गगदला शिक्षा केंद्र, मिथिला शिक्षा केंद्र। अब देखिए प्राचीन समाज का मध्यकालीन समाज में प्रवेश की तैयारी का काल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ट्रांसिशन ऑफ एंशिएंट सोसाइटी टू मिडाइवल सोसाइटीज। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।